हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 1 क्लास 7 की। ये एनसीईआरटी है, पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल, और ये है मैप मानचित्र 1। 12वीं सदी के भूगोल वेदा अल इर्दिशी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। मानचित्रकार किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो मानचित्र बनाते हैं या नक्शे बनाते हैं। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र एक अरब भूगोलवेता अल इर्दिशी ने 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इर्दिशी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए हुए हैं और उनके कुछ जाने पहचाने नाम भी हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के पहले लगभग 600 वर्ष पहले बनाया गया है। इस काल अवधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इसी नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। मानचित्र 2 18वीं सदी के आरंभ में विलाम द लिस्ले के एटलस नुओ के अनुसार यह उपमहाद्वीप है। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें, इनमें भी ब्यौरे हैं, उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं। गंगा के मार्ग को देखें, इससे किस तरीके से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल से उसका क्या कारण है? इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तथा मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं। अर्थों के साथ क्या क्या होता होगा? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं समय के साथ साथ बहुत बदली। उदाहरण के लिए मध्ययुग की फ़ारसी आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही ले लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र तथा राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फ़ारसी के एक इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था, तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्दों का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंदी से कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सतत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वो राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे वहाँ पर, जो आज हम जोड़ते हैं। क्या आपको ऐसे कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं? किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों का कुछ अलग ही अर्थ है। उदाहरण के लिए विदेशी जैसे सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो किसी गांव से आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति उस समय
उस समाज या संस्कृति का अंग न हो विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी या फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे से के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोतों का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उसमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं। जैसे इतिहासकार इस काल के बारे में सूचनाएं इकट्ठे करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न हैं। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री संख्या और विविध आश्चर्यजनक रूप से बढ़ी है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के लिए दूसरे प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथों को, शासकों के वृत्तांत को, संतों के लेखन तथा उपदेशों को, अर्जियों को, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जनमठ, मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों में से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती थी, मगर साथ ही उनका उपयोग करना कठिन। कागज़ का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की ज़रूरत पड़ी। उसके पास में कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसे उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल किया। एक सदी बाद अगर आप बाज़ार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हो तो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो और दुकानदार यह वस्तु आपको कागज़ में लपेट कर दे दे। तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था? 13वीं शताब्दी या 14वीं शताब्दी में। अभिलेखागार क्या होता है? ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। उन दिनों छापेखाने तो नहीं होते थे, इसलिए लिपिक या नकल विश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृहकार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं होता है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आप मजबूर होकर अंदाज़ा लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा है। फलस्वरूप आपके लिखे में और मित्र के लिखे में कुछ छोटे मोटे अंतर जरूर आते हैं। पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाने में कुछ यही होता है। प्रतिलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते बदलते चलते, कहीं कोई शब्द कहीं कोई वाक्य। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपियाँ बनती रहीं और अंततः एक मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपियाँ शायद ही कहीं मिलती हैं। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर भी यह पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा है, इतिहासकार को एक ही ग्रंथ में विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता। ये कुछ लिपि दी हुई है। चित्र 2। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि बाईं ओर गे वर्ण में जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं और फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान है। शिकस्त लिपि दाईं ओर है और अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी को अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसे 2 वर्षों के बाद लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 का इतिहासकार पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं है। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था।
नए सामाजिक और राजनीतिक समूह सन 700 से लेकर 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र, बारूद और वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि यह तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों का फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। अध्याय 5, 6 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत ही बढ़ गया। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला। 8वीं से 14वीं सदी के बीच का यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने के दावा करते थे। और राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं आता, बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूत के आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने उठाया। पर्यावास क्या होता है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखिया, पुजारी, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसान के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों से कितनी सत्ता, प्रभाव और शासन का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता है और अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता है। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित हैं, उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण है? अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाज का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखिया का शासन होता था। मिल मिलाकर वो किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य, चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3, मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासून बलबन 1266 से लेकर 1287 की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति है। प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए, में उसने एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया जो पूर्व में बंगाल, गोंड से लेकर पश्चिम के अफगानिस्तान के गजनी
यानी कि गजन तक फैला हुआ था, और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत, द्रविड़ भी आ जाता है। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। आप क्या समझते हैं, शासक ऐसे दावा क्यों करते थे? भाषा तथा क्षेत्र। सन 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में गुजरी, गुजरात में मौबारी, तमिलनाडु में गौड़ी, बंगाल में अवधी, पूर्व उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत थी, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं थी। यह एक प्राचीन भाषा है जिसमें केवल ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लेखित भाषाओं की एक सूची बनाई है, और एक सूची उन भाषाओं के नाम की बनाई है जो उनके द्वारा उल्लेखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से हैं उन्हें रेखांकित कीजिए, और जो भिन्न हैं उनके चारों ओर घेरा खींचिए। क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए? सन 700 से तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, और उनकी अपनी भाषाएं तथा संस्कृति विशिष्ट स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्रों में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप से स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका 1 की तुलना कीजिए। खलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अवधि तक चले? 18वीं सदी में मुगल वंश पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे। अध्याय 10। लेकिन वर्षों से सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहता, और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैल गई, इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर 1750 के बीच हजारों वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे से कटकर अलग अलग नहीं पनपी थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशिष्टताएं बनी रहीं, मगर समन्वय की सर्वदलीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा। पता लगाइए कि क्या आपका राज्य कभी इन सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा है। यदि रहा है तो कितने समय तक? क्या आपने संस्कृत ज्ञान एवं ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणियाँ याद है? पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्व में लोगों की आस्था कभी कभी बिल्कुल ही व्यक्ति स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्राय स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उनमें से भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे: नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों और ब्राह्मणों की बढ़ती महत्व। संरक्षक कौन होते हैं? कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान तथा अभिजात और किसी अन्य व्यक्ति को मदद या सहारा दे।
संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा भी बढ़ गया था। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। ईश्वर में इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसा प्रेमल इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्त स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में पढ़ना जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी में व्यापारिक और अप्रवासी के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते थे, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते थे, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने आस्था में रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता था, चाहे वो उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि भी रही हो। नए शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम के अनुयायियों ने अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या किया करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे और पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाला खलीफा कहलाते थे, और आगे भी ये परंपराएं चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर थे। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विशेषताएं देखने को मिलती हैं। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, यानी कि केवल घंटों, दिनों या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते थे। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों का झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को सामान विशेष रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों, कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत को इतिहास को 3 युग में बांट दिया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप के अपार विविधता को भी उपेक्षा हो जाती है। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े हैं उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकार के समावेश थे, जैसे कि शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषि कर्मी, शहरों और गाँवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसमें प्राय मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों की उदय, कभी कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर, प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में भी जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहासकार के ये 1000 साल अनेक बदलाव के साक्षी रहे हैं। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दियों 8वीं या 11वीं शताब्दियों से काफ़ी भिन्न था। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं है। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती है। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव भी जुड़ा हुआ है। इससे आशा यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी और उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाजों में प्राय परिवर्तन आते रहे हैं और कई
क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था तो इतनी समृद्ध हो गई थी कि उसने यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा यहाँ सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चलें, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हैं उसकी तुलना आप पिछले वर्ष में पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि कहाँ बदलाव हुए हैं और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालें और ये देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या फिर वैसा ही रहा है। और ये चैप्टर ख़त्म हो गया। पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।